बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीक 14 आपका मिड है रिवीजन फॉर फ्रॉम वीक 1 टू वीक 8। इसमें हम पहले 8 वीक जो कि मिड में शामिल हैं उनको डिस्कस करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे। कि सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन टू व्हील प्रोग्रामिंग है कि इस सब्जेक्ट को आप क्यों ले रहे हैं, ये सब्जेक्ट में हम क्या क्या चीज़ें कवर कर रहे हैं। इसमें हम Visual Studio .NET एज ए टूल यूज़ करेंगे, एज ए IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, और जिसमें .NET फ्रेमवर्क यूज़ होता है। .NET फ्रेमवर्क का कंसेप्ट इस लेसन में पहले से अवेलेबल है, और एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम जो कि आपके वीक 1 के लेसन्स में है। उसके अलावा C# के बारे में कि बेसिक स्ट्रक्चर में कि ये लैंग्वेज केस सेंसिटिव है, ठीक है। C# जो है ना प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। C++ is not pure object oriented, but Java, C# ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में आती हैं। फिर आपका डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट C# का जो कंसोल है उसमें बेसिक प्रोग्रामिंग की अंडरस्टैंडिंग और उसका स्ट्रक्चर। तो ये आपके वीक 1 के लेसन्स हैं। अगर हम वीक 1 का लेसन ओपन करें तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि ये चीज़ें आपको वीक 1 में बताई गई हैं कि आपका C# के अंदर आपकी जो है ये सबसे टॉप पे इस इन्वायरमेंट में IDE में मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं। VB.NET है, C#, F# है, J# है। इनमें आप जो कोड करते हैं वो कोड सोर्स कोड कहलाता है। जो भी डेवलपर चाहे वो C++ का, जावा का, iOS का, एंड्रॉयड का, C# का, किसी भी चीज़ का जो कोड डेवलपर लिखता है दैट्स अ सोर्स कोड। सोर्स कोड फर्दर कंपाइल होता है, जो .NET फ्रेमवर्क में है वो CLR कहलाता है, जो उसको फर्स्ट कंपाइल करता है, और जो कंपाइलर की आउटपुट है वो होती है IL में। इंटरमीडिएट लैंग्वेज कहा जाता है उसको, ठीक है। जिस तरह जावा का ऑब्जेक्ट कोड है, यहाँ पे इंटरमीडिएट लैंग्वेज है, IL है। माइक्रोसॉफ्ट IL में आउटपुट आती है, और IL से फर्दर एक सेकंड कंपाइलर जिसको JIT बोलते हैं, जस्ट इन टाइम, ठीक है, वो IL को उठाता है और एग्जीक्यूटेबल उसकी जनरेट करता है। और एग्जीक्यूटेबल जो होती है मशीन के ऊपर एज ए एग्जीक्यूशन फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे दरमियान में दो कंपाइलर हैं। सोर्स कोड कन्वर्ट होता है थ्रू CLR इनटू IL, और IL कन्वर्ट होता है इनटू एग्जीक्यूटेबल थ्रू JIT। तो ये .NET फ्रेमवर्क का स्ट्रक्चर, और इसके हवाले से यहाँ पे टाइप्स के हवाले से बताया गया, ठीक है। ऑटो इंप्लीमेंट प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, इम्प्लिसिट टाइप वेरिएबल, ठीक है, लैम्डा एक्सप्रेशंस, और फिर यहाँ पे लिंक के बारे में बताया गया है, और इट्स CLR, और यहाँ पे JIT और माइक्रोसॉफ्ट IL के बारे में इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है। और इसी तरह ये JIT के बारे में आ गया यहाँ पे, और इसके बाद मैनेज्ड और अनमैनेज्ड कोड के हवाले से कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन के बारे में बताया जा रहा है, और ये फ्रेमवर्क्स जो अब तक आए हैं उनके हवाले से कि उसके मेजर कंपोनेंट्स कौन से आए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आगे जो है C++ का जो स्ट्रक्चर है, C# का स्ट्रक्चर है वो ये है। विजुअल स्टूडियो के अंदर अगर आप कंसोल एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो प्रोसेसर्स होते हैं, जैसा C++ में हेडर फाइल्स हैं, हैश इंक्लूड से आप उनको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। इस तरह जावा के अंदर पैकेजेस होते हैं, और वो आप इंपोर्ट की स्टेटमेंट से वो पैकेज अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हो। और इसी तरह यहाँ पे नेम स्पेसेस कहलाती हैं, जो कि पहले से बनी हुई क्लासेस की लाइब्रेरीज़ हैं, और वो अपने हवाले से जो एक ही टाइप की लाइब्रेरीज होती हैं वो एक नेम स्पेस में आती हैं, और आप जिस क्लास को यूज़ करना है उसकी नेम स्पेस आप यूज़ करते हो, यूजिंग और नेम स्पेस, यूजिंग और दूसरी नेम स्पेस यूजिंग, और इस तरह। फिर आप जो अपनी क्लासेस लिख रहे हैं उन क्लासेस को भी आप किसी नेम स्पेस के अंदर ही, अगर मेरी क्लास इसका नाम प्रोग्राम है, ये कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज, ठीक है, ये इस क्लास का ब्लॉक कोड है, तो ये भी किसी नेम स्पेस के अंदर इनक्लोज्ड होगा, किसी नेम स्पेस के इनसाइड होगा। अब क्लास के अंदर डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस होते हैं, तो
वो उसी तरह जिस तरह ऊपर में पढ़ा है कि क्लास हैज़ डाटा मेंबर्स एंड फंक्शंस, क्लास हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर्स, तो वही कंसेप्ट हैं यहाँ पे। तो ये आपका इसमें भी जिस तरह जावा में मेन का फंक्शन है, आपके C++ में मेन का फंक्शन है, यहाँ पे भी मेन का फंक्शन है, बट ये इनसाइड द क्लास होता है। आप देखते हैं जावा में भी ये इनसाइड द क्लास होता है, अब C++ में ये आउटसाइड द क्लास होता है। बट जब कोई चीज़ इनसाइड द क्लास होगी तो वो विजिबल नहीं होगी, दैट्स बिलोंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। अगर आप चाहते हो नहीं वो ऑब्जेक्ट से बिलोंग ना करे बल्कि क्लास लेवल पे आए और मेमोरी लेवल पे अवेलेबल हो, दैट मस्ट बी डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक। तो इसको आप स्टैटिक मार्क कर देते हैं, तब ये विजिबल हो जाता है, इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। मेन फंक्शन आपके पूरे इंटायर सॉल्यूशन में एक मेन फंक्शन होगा, क्योंकि मेन फंक्शन ही स्टार्टिंग पॉइंट होता है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन का। अगर एक से ज़्यादा मेन फंक्शन होंगे तो पॉसिबल नहीं है, यू मस्ट हैव ओनली वन, और अगर नहीं होगा तब भी पॉसिबल नहीं है, यू हैव एट लीस्ट वन। सो मैक्सिमम और मिनिमम एक ही मेन फंक्शन होगा और वो मस्ट बी स्टैटिक होगा और इनसाइड द क्लास होगा, किसी भी क्लास के इनसाइड होगा। तो ये मेन पॉइंट है इसका। नेम स्पेसेस के बारे में बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट अगर मूव करें तो इसमें बेसिक स्ट्रक्चर यही बताया जो मैंने आपको। ये चीज़ें हैं यहाँ पे कीवर्ड्स, जिस तरह बेसिक डाटा टाइप्स हो गए, ये आपके एक्सेस स्पेसिफायर्स हो गए, प्राइवेट प्रोटेक्टेड वगैरह, ठीक है। रेफ का कीवर्ड हो गया, ओवरराइड का कीवर्ड हो गया, वर्चुअल का कीवर्ड हो गया, लूप के वाइल, डू वाइल, केस, कैच, ट्राई कैच हो गया, गो टू स्टेटमेंट हो गई, इफ एल्स हो गया। ये सारे कीवर्ड्स हैं जो कि यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे विजुअल स्टूडियो की कुछ फीचर्स, ये मेन फंक्शन की और उसके अंदर जो यूज़ हो रही है ये इंस्ट्रक्शन, दैट्स अ कंसोल क्लास। ये कंसोल की क्लास है और ये क्लास सिस्टम नेम स्पेस में अवेलेबल होती है। कंसोल क्लास के दो फंक्शन हैं मेजर, रीड और राइट, दो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये कंसोल जो एप्लीकेशन है इस पर राइट करना है तो इसमें दो फंक्शन राइट लाइन और राइट, और अगर कंसोल से रीड करना है कुछ, देखें आप कंसोल एप्लीकेशन में या कंसोल पे राइट करते हो या रीड करते हो। तो कंसोल पे राइट करना है तो राइट सेम लाइन पे, और राइट लाइन उसी लाइन पे राइट करके अगले लाइन पे कर्सर को ले जाता है। और रीड जो है उस जो भी यूज़र टाइप करता है, एंटर प्रेस करता है तो रीड लाइन रीड करती है। रीड इंटीजर रिटर्न करता है, रीड लाइन जो है वो हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करती है। और रीड की जो है एक की ऑफ द कीबोर्ड जो है वो रिटर्न करती है, उसका की कोड भी है, की वैल्यू भी है, ठीक है। यहाँ पे आपको बेसिक स्ट्रक्चर इफ एल्स के हवाले से भी बताया जा रहा है कि कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे, अगर डिसीजन करने हैं तो कैसे करना है। इफ़ कंडीशन करके ये स्टेटमेंट के कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है तो किसी ख़ास कंडीशन पे आपने एग्जीक्यूट करनी है तो इफ़ को यूज़ करेंगे। और इफ़ एल्स भी हो सकता है, इफ़ एल्स इफ भी हो सकता है, नेस्टेड इफ़ भी हो सकते हैं। इसी की ये एग्जांपल और इमेज में समझाया गया है कि जिस तरह अगर आपके मार्क्स की बेस पे आपके ग्रेड्स डिफाइन हो रहे हैं तो वो इस तरह की इफ़ एल्स इफ और एल्स अप्लाई होंगे। ये लॉजिक होती है, आप रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं और फिर देखते हैं। इफ़ के इनसाइड जो ये कंडीशन है ये कम्प्लेक्स कंडीशन भी हो सकती है, इट्स कैन बी अ सिंपल कंडीशन, ठीक है। अगर कम्प्लेक्स कंडीशन है, मल्टीपल है, तो उन दोनों के दरमियान में तीन है तो तीनों के दरमियान में एंड या आर जो आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो आएंगे। ये जो है आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, ये होते हैं किसी दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए। हमने डिस्कस किया हुआ है यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी एंड टर्नरी। तो ये बाइनरी ऑपरेटर जिसके दो ऑपरेंड होते हैं, यूनरी ऑपरेटर जिसका एक ऑपरेंड होता है। इनके ऑपरेटर और उसकी दोनों साइडों पे होंगे तो ये दो बाइनरी, और अगर एक ही होगा तो यूनरी। जिस तरह आपका नॉट है दैट्स अ यूनरी ऑपरेटर। अब मल्टीपल जितनी भी कंडीशंस होंगी उनके दरमियान में लॉजिकल ऑपरेटर्स आएंगे, और ओवरऑल तमाम कंडीशन जितनी भी लगी हुई हैं
उन सारों की आउटपुट आनी चाहिए ट्रू और फॉल्स। अगर इस सारे की आउटपुट ट्रू आती है तो फिर ये इफ़ कंडीशन ट्रू होगी और नेक्स्ट एरिया में जाएगा। अगर ये फॉल्स होगी तो फिर एल्स पोर्शन में जाएगा। और इफ़ एल्स का ये भी फ़ायदा है, अगर इस सीक्वेंस से चेक करता है, जो कंडीशन ट्रू होती है उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है और फिर उस पूरे ब्लॉक से बाहर आ जाता है। ठीक है, ये आपका इफ़ एल्स आप पहले भी मल्टीपल लैंग्वेजेस में पढ़ चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे इसी प्रोग्राम को कराया गया है, यहाँ पे इनपुट लेके आपका ग्रेड बताया जा रहा है। ये स्क्रीन कंसोल स्क्रीन कह जाती है। इस पे राइट करना हो तो कंसोल डॉट राइट लाइन, इससे रीड करना हो तो कंसोल डॉट रीड लाइन। कंसोल डॉट राइट भी है और कंसोल डॉट रीड की भी है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह दूसरा जो प्रोग्राम है इसमें 2 नंबर इनपुट लेने और यूज़र से ये कैरेक्टर चॉइस अरिथमेटिकल ऑपरेटर की चॉइस इनपुट लेनी और उस पर एक्शन परफॉर्म करने के हवाले से बताया गया। इसमें आप ये करते हैं कि जी इनपुट लिया, इनपुट लेना है तो वो कंसोल डॉट रीड लाइन, ये आप देख रहे हैं कंसोल डॉट रीड लाइन। कंसोल क्लास है, ये क्लास किस नेम स्पेस से बिलोंग करती है? सिस्टम से। रीड लाइन, अगर मैं ये नेम स्पेस नहीं लिखूँगा तो ये कंसोल एज ए क्लास विजिबल नहीं होगी, और अगर मैं लिख दूंगा तो मुझे एक्सेप्शन आएगी। जब मैं यहाँ पे नेम स्पेस लिखूँगा तो फिर मुझे एक्सेप्शन नहीं आएगी। रीड लाइन इसका फंक्शन है जो कि यूज़र से कंसोल पे इनपुट लेता है। कर्सर ब्लिंक करता है, आप कुछ टाइप करते हो, एंटर प्रेस करते हो तो इसकी इनपुट कंप्लीट होती है। अब फॉर एग्जांपल आपने नंबर दिया 15, तो ये इनपुट लेके रिटर्न किया तो वो नंबर, लेकिन ये उसको 15 डबल कोट के अंदर एज ए स्ट्रिंग रिटर्न करता है। और आप इसको अगर इंटीजर में स्टोर करना चाहते हो तो डायरेक्ट नहीं असाइन करते, आपको कन्वर्ट या पार्स करना पड़ता है। ये एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है। इम्प्लिसिट वो होती है कि मेरी एक इंटीजर वैल्यू है और उसको मैं लॉन्ग को या फ्लोट को असाइन करता हूँ तो वो असाइन हो जाएगी, क्योंकि ये छोटी डाटा टाइप है, वो बड़ी डाटा टाइप है और सेम टाइप कास्टिंग है तो ये कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन अगर स्ट्रिंग है और आप उसको इंटीजर में कर रहे हो तो एस को आपको एक्सप्लिसिटली पार्स करना पड़ेगा, तो ये पार्सिंग कहलाती है। ठीक है, तो ये आप हर एक इनपुट लेते हो और फिर आप चॉइस इनपुट लेते हो। ये हालांकि आपका एक करैक्टर है, आप उसको कन्वर्ट डॉट टू चार कर लें। कन्वर्ट के ही फंक्शन है, कन्वर्ट टू चार, कन्वर्ट टू इंट। ठीक है, और पार्स के भी फंक्शंस हैं, इंट डॉट पार्स वगैरह। तो इसके बाद स्विच केस लगा है। स्विच केस को हमने ट्राई कैच के अंदर लिखा है। कोई भी कोड जिसमें आपका चांस है कि इसमें एक्सेप्शन आ सकती है, वैसे तो प्रेफर्ड होता है हर फंक्शन हर कोड ब्लॉक ट्राई कैच के अंदर रखें। अगर उसमें कोई एक्सेप्शन आती है तो प्रोग्राम क्रैश नहीं होता। ठीक है, प्रोग्राम उसको हैंडल कर लेता है और यूज़र को नोटिफाई कर देता है। और अगर आपने इस तरह लिखा हुआ है ये ट्राई और ये ब्लॉक ओपन होगा और यहाँ पे ट्राई का ब्लॉक क्लोज होगा, ये ट्राई ब्लॉक क्लोज हो रहा है यहाँ पे, और फिर कैच का ब्लॉक शुरू होता है। इस ट्राई के अंदर आप कोड लिखते हो, उसमें कोई इशू आएगा, जिस तरह फॉर एग्जांपल डिवाइडेड बाय 0 तो इन्फिनाइट होता है, ये एक्सेप्शन होती है, ये अरिथमेटिकल एक्सेप्शन होती है, कभी भी नहीं अलाउ करता। अगर आप लिखोगे प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। ट्राई कैच लिखोगे तो आप जो ही यहाँ पे एक्सेप्शन आएगी तो प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा, कैच में आ जाएगा। कैच के अंदर एक्सेप्शन उसको हैंडल करती है और इस ऑब्जेक्ट के इस मैसेज प्रॉपर्टी के अंदर उस एक्सेप्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, वो आप प्रिंट कर सकते हैं। और ये हमारे यहाँ पे लेसन 1 जो चैप्टर 1 है ये कंप्लीट होता है। आगे इसके असाइनमेंट्स इसकी नहीं थी, तो ये चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट होता है। अब रिवीजन में दूसरा देखते हैं कि यहाँ तक हमारा बेसिक स्ट्रक्चर्स हो गया। उसके बाद आप यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स या सिस्टम डाटा टाइप्स, बेसिक तो वही हैं, इंट, चार, स्ट्रिंग, शॉर्ट, लॉन्ग, डबल, फ्लोट, बूल, ये वो बेसिक डाटा टाइप्स हैं। स्ट्रिंग भी है, डेट टाइम भी है। इसके अलावा यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स जनरली आपको टर्म मिलेगी जिसको हम क्लासेस बोलते हैं। इसका मकसद है हम अपनी एक डाटा टाइप डिफाइन कर रहे हैं। मैंने एक स्टूडेंट की क्लास बनाई, मैंने एक
टीचर की क्लास बनाई, मैंने एक सब्जेक्ट की क्लास बनाई, तो उसके अंदर जो वेरिएबल स्टोर करूँगा, उसके जो फंक्शंस लिखूँगा, दैट्स अ यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप, उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। तो हम उसको जनरली डाटा टाइप नहीं बोलते बल्कि उसको क्लास बोलते हैं, और उसका एक जो इंस्टेंस होता है, उसकी एक जो अकरेंस होती है, दैट्स अ ऑब्जेक्ट। इसकी डेफिनेशंस भी वीडियोस में मैंने क्लियरली डिटेल में डाली हुई हैं। अगर आप उन वीक्स में जाएं, वीक 2 में, तो इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जिनके सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर हो। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर हो, उनको एक क्लास में रख दिया जाता है, या एक क्लास उनको रिप्रेजेंट करती है। लाइक हम सब के सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स बिहेवियर्स हैं, हम खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, बाकी सारा प्रोसेस देख लें। तो इस वजह से हम तमाम ऑब्जेक्ट्स को एक क्लास नेम दिया जाता है, दैट्स ह्यूमन। अब ह्यूमन को कोई क्वेश्चन करे तो जो आप ह्यूमन के करैक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर लिखोगे वो आपकी क्लास के करैक्टरिस्टिक्स बिहेवियर्स हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है उन बिहेवियर और करैक्टरिस्टिक्स की एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होता है कि वो सारी चीज़ें जो आपने वहाँ पर डिस्क्राइब की हैं वो इस ऑब्जेक्ट में होनी चाहिए। तो ये क्लास और ऑब्जेक्ट्स के हवाले से है। उसके बाद अरिथमेटिकल ऑपरेटर, कंडीशन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये डिस्कस किए थे हमने। इफ एल्स की स्टेटमेंट्स डिस्कस कर ली, स्विच स्टेटमेंट्स डिस्कस कर ली, एक्सेप्शन हैंडलिंग डिस्कस कर ली। नेक्स्ट वीडियो में अगले वीक्स के टॉपिक्स